नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फरीदाबाद से शोएब की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी उमर का मददगार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। आतंकी उमर को इसने पनाह दिया था और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये वही शोएब है जिसके फार्म हाउस पर लाल रंग की स्पोर्ट्स गाड़ी यानी कि कार थी और इसे ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई थी। शोएब जो कि इसने उमर की मदद की, पनाह दिया, आतंकी उमर का सहयोग इसने किया। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। शोएब इसका नाम है, इसकी पिक्चर भी सामने आ चुकी है। फरीदाबाद से इसी शोएब की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी उमर का मददगार बताया जा रहा है। फिलहाल अब तक दिल्ली ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी ने उमर को पनाह दी थी। तो एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है इस वक्त। फरीदाबाद से शोएब भी गिरफ्तार हो चुका है। ये वही शोएब जो अपने फार्म हाउस पर मौजूद नहीं था, वहां से भाग गया था। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए अभिषेक आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, ये वही शोएब जिसको लेकर एनआईए की टीम ढूंढ रही थी, इसके फार्म हाउस पर पहुंची थी, वहां से इसकी लाल रंग की जो गाड़ी थी वो बरामद हुई, स्पोर्ट्स कार। बिल्कुल नीतू, देखिए जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो उमर जो था, जो मेन संदिग्ध आरोपी जो था, आतंकी जो था, इसको ये शोएब जो है वो उसको पनाह दे रहा था। तो ऐसे में जो जब फार्म हाउस में जब पहुंचा, एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद इको स्पोर्ट को सबसे पहले वो जब्त किए। उसके बाद पूरा फार्म हाउस को जब खंगाला गया तो उसमें साफ तौर पर यह पता चला कि जो ये शोएब जो है उसको पनाह भी दिया था उमर को। तो ऐसे में इसके बारे में ये पता चल रहा है कि शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट भी था और जो केमिकल्स जो थे वो तैयार कर रहा, जो केमिकल्स जो वहां पर रखे गए थे तो ये तैयार कर रहा था और 2 साल पहले से ये पूरा केमिकल जो है वो इकट्ठा कर रहा था। यही सप्लाई करता था उमर नबी को, क्योंकि जो ब्लास्ट जो होने थे, क्योंकि वृहद पैमाने में दिल्ली में 5 से 6 जगहों पर ब्लास्ट करना था, लेकिन वो ब्लास्ट जो है वो कहीं कहीं रुक गया। हालांकि एक जगह पर जिस तरीके से लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ वो पूरे दिल्ली को दहला दिया। ऐसे में लगातार जो है एनआईए की टीम जो है अलग अलग जगहों पे जाकर के खंगाल रही है और शोएब से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार जिस तरीके से केमिकल जो उसके पास आए थे वो कहां से आए थे और किस तरीके से वो बना रहा था, क्योंकि ये असिस्टेंट भी था और लगातार जो है वो केमिकल जो है वो खतरनाक तरीके से वो बना रहा था। जो फार्म हाउस जो था वहां पर भी कहीं ना कहीं स्टोर करके रख रहा था कि वहां पर क्योंकि काफी ज्यादा भारी मात्रा में केमिकल जो है वो यूज किए जाने थे। तो ऐसे में लैब में रखना काफी मुश्किल। पता चल पाया है कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, कहां से, फरीदाबाद में कहां से इसकी गिरफ्तारी हो पाई है? नीतू, ये फरीदाबाद के धौज में से इसको गिरफ्तार किया गया। धौज गांव है जहां पर इसको गिरफ्तारी हुई है। जब एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंची तो तमाम जगहों पर खंगालने के बाद एक घर से इसको बरामद किया गया है। तो ऐसे में लगातार जो है एनआईए की, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो मुख्य केंद्र भी रहा है, क्योंकि जो आतंकी जो था वो बदरपुर से होते हुए दिल्ली आया, फरीदाबाद गया, तमाम जो चाहे वो हापुड़ एरिया हो, हापुड़ में भी कहीं ना कहीं एनआईए की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पे जो छानबीन कर रही है। कई सारे एंगल जो है इससे निकलता हुआ नजर आएगा। हालांकि इससे पहले ही जो है वो 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था, ये 7वां आतंकी है। तो इससे एनआईए की टीम जो है वो अलग रूम में इंटरोगेशन कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसके आगे जो है और भी कितने लोग जो है शामिल है, उसको भी कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश कर रही है एनआईए की टीम। और अभिषेक, जो इसकी गाड़ी थी वो खंदावली से जो गांव है वहां से बरामद की गई और जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में पता चल पाया कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों गांव के बीच? देखिए, धौज और जिस तरीके से फरीदाबाद में जो फार्म हाउस जो था वहां से कम से कम 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये गांव पड़ता है। तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया जो रोड मैप जो था उसमें तमाम जगहों पर एनआईए की टीम जांच कर रही है। लोकल पुलिस भी जो है वहां पर तैनात है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है अलग अलग 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पर तमाम आतंकी जो इसके जो संगठन जो है वो कहीं ना कहीं तार जुड़ती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी नीतू की इससे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कितनी सारी कड़ियां इससे जुड़ सकती है और कितने आतंकी जो हैं इसमें शामिल हैं और आने वाले वक्त में एनआईए की टीम जो है वो जल्द से जल्द ये रिपोर्ट भी जारी कर सकती है। बिल्कुल। और बड़ा सवाल यहाँ पर अभिषेक ये भी है कि अगर इन दोनों गांव के बीच 10 से 15 किलोमीटर का ही फासला है, ऐसे में एनआईए जब वहां पहुंची थी, गाड़ी मिली थी, उसके बाद किस तरह से तहकीकात की गई, क्योंकि ये तहकीकात अगर इतना लंबा चलेगा तो कई आतंकी बच भी सकते हैं।
ये वो कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब इस शोएब की गिरफ्तारी हो गई। देखना यही है कि कब से इसने पनाह वहां पर दिया, कैसे ये कांटेक्ट में उमर के आया या उमर इसके कांटेक्ट में कैसे आया। अब बिल्कुल नीतू, देखिए सबसे पहली बात तो जिस तरीके से एनआईए की टीम तमाम जगहों पर अलग अलग एरियाज में जिस तरीके से अपनी टीम बांट करके जो छानबीन कर रही है, तो कहीं ना कहीं सफलता तो एनआईए की टीम को मिल ही रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा था, उसके हिसाब से वो काम कर रही है। हालांकि कई सारे आतंकी जो है अभी भी वो छुपे हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से हर एक सेकंड पे जिस तरीके से जो छानबीन चल रही है, तो ऐसे में एनआईए की टीम ठीक है। अभिषेक, कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाया है, कौन है, क्या काम करता था? हवाले से अभी एनआईए की टीम अभी कोई भी जानकारी अभी नहीं दी है, लेकिन उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो जिस तरीके से इसका जो चेहरा जो बताया, देखने से साफ तौर पे ये लग रहा है कि ये काफी मिडिल क्लास फैमिली से आता है। हालांकि चेहरा से साफ पता चल रहा है, लेकिन अब पूछताछ के बाद ही जब रिपोर्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही जानकारियां मिलेंगी कि ये किस बैकग्राउंड से था, कहां से था ये, और नवी के उमर के साथ में किस तरीके की कनेक्टिविटी इससे बनी। पहले उमर इससे बात किया या शोएब उमर से बात किया, ये दोनों के बीच में किस तरीके से कितने समय के लिए बात हुई, कितने दिनों से ये दोनों साथ में चल रहे थे, इसको भी लेकर के कुछ ही समय में जानकारियां भी आ सकती है। ठीक है, तो दिल्ली ब्लास्ट केस में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। शोएब नाम बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो इस आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद अब इससे पूछताछ की जाएगी कि उमर के कांटेक्ट में ये कैसे आया, कितने दिनों इसने अपने पास उमर को जगह दी थी, पनाह दिया था। आगे बढ़ेंगे। संविधान दिवस को लेकर अगली खबर मिल रही है कि दिल्ली के पुराने संसद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गज शामिल हुए। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व के विशालतम लोकतंत्र को लेकर कहा कि आज भारत एक उदाहरण के तौर पर खड़ा है। बीते दशक में हमारी संसद ने जन आकांक्षाओं को व्यक्त करने के उदाहरण पेश किए हैं। मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। 3 तलाक जैसे सामाजिक कुरीति पर रोक लगाकर हमारी संसद ने बहन बेटियों को न्याय दिलाया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे संविधान का ड्राफ्ट बहस और उसे भारत माता के हमारे महान नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनाया है। ये आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे लाखों देशवासियों की मिलीजुली समझ, त्याग और सपनों को दिखाता है। तो संविधान दिवस पर उपराष्ट्रपति का संबोधन, राष्ट्रपति का संबोधन, जिसमें उपराष्ट्रपति ने कहा भारत विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के
प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive. दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है कि बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से गोलियां चली और बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मर्डर केस में वांटेड बताया जा रहा था बदमाश मेहताब और अब इसकी गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से चली गोलियों में बदमाश घायल हो गया है। बदमाश मेहताब नाम बताया जा रहा है इसका। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर। मोस्ट वांटेड था ये, मर्डर केस में वांटेड था बदमाश मेहताब। दिल्ली से ये खबर, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और दोनों तरफ से गोलियां चली जिसकी वजह से बदमाश घायल हो गया। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इसका नाम मेहताब बताया जा रहा है। भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था और जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी जिसके बाद ये जख्मी हुआ और हॉस्पिटल इसे ले जाया गया। देर रात की घटना बताई जा रही है जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये दिल्ली के पटेल नगर की घटना बताई जा रही है जहां पर पुलिस ने अब केस दर्ज करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर लखनऊ में ऐतिहासिक रूमी गेट के सामने अवैध पार्किंग और अवैध ठेलों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इस खूबसूरत धरोहर की तस्वीर लेने पहुंचे देश विदेश के पर्यटक अव्यवस्था देखकर मायूस लौट रहे हैं। भारी वाहनों की लाइनें रूमी गेट की सुंदरता को ढक देती हैं, जबकि पुलिस चौकी पास होने के बावजूद कार्रवाई ना के बराबर है। नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की अनदेखी से न सिर्फ ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है बल्कि गंदगी और दुर्गंध भी पर्यटकों को परेशान कर रही है। रूमी गेट पर अवैध पार्किंग का ये जमावड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक धरोहर की खूबसूरती वाहन ढक रहे हैं। लखनऊ का ऐतिहासिक रूमी गेट, जहां पे जो पर्यटक हैं कहीं ना कहीं एक बार रुक के एक बार सेल्फी लेने का प्रयास जरूर करते हैं। आप ये रूमी गेट का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं, जो अवैध रूप से जो स्टैंड है वो संचालित हो रहा है। साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पे पर्यटक तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फी लेने में मायूस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रूमी गेट का व्यूज है वो कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं उनसे वो व्यूज छुपता नजर आ रहा है। यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो देश भर के कई जगह से आते हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ से वो आते हैं और लखनऊ में उनका एक शौक होता है कि ये रूमी गेट जैसी ऐतिहासिक जो इमारत है वहाँ पे फोटोज वगैरह खींचें, अपनी सेल्फी लें। तो कहीं ना कहीं उनको मार दिया गया था ताकि इसमें दरारें ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी सुंदरता है वो सुंदरता अब होती नजर आ रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे देखा और भी पर्यटक हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। जैसे देख सकते हैं, भैया आप यहाँ कहाँ से हैं? यहाँ लोकल लखनऊ है? ये बताइए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
क्या दिक्कत हो? नहीं, जिस तरह से गाड़ियां खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं व्यूज 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 पे तो असर पड़ रहा है ना। थोड़ा तो असर पड़ता है। देखिए, देश भर से लोग घूमने आते हैं तो कम से कम व्यूज तो खुले होना चाहिए। ये चीज गाड़ियां यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए यहाँ, सही बात। जिस तरह से ये व्यूज की बात की जाए, यहाँ पे जो पर्यटक ऐसे हैं जिनका कहना है कि हम वक्ती आए हैं 10 मिनट के लिए, अब उसमें हाँ जो लोकल हैं यहाँ पे, तो हर इंसान का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन जो नज़ारा है, जो चीजें हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप में बयां कर रही हैं कि जो ये क्षेत्र है, जो रूमी गेट के पास की जगह है, वो साफ और क्लियर होना चाहिए, ताकि जो दर्शक हैं, जो दूर दराज से देश भर में आते हैं, उनको एक बढ़िया व्यू, एक बढ़िया नज़ारा मिलना चाहिए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, एचएनएन न्यूज़ चैनल। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एसआईआर का मामला गरमाता जा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ की मौत के मामले में जवाब मांगा और पश्चिम बंगाल चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक ये जवाब मांगा गया है। इस वक्त एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। कल उन्होंने विरोध मार्च भी निकाला। इन सब के बीच जो बीएलओ की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, अब 9 दिसंबर को इस मसले पर सुनवाई होनी है। बीएलओ की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब मांगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखकर यह भी कहा था कि बीएलओ इस वक्त दबाव में काम कर रहे हैं, उनके पास समय कम है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अगर इसी तरह से वर्क प्रेशर रहेगा तो बीएलओ गलत फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देंगे। तो ये बात भी चिट्ठी के जरिए ममता बनर्जी ने कही है। और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और एसआईआर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह मामला गया है। 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिसमें बीएलओ की मौत को लेकर जवाब चुनाव कार्यालय से मांगा गया है कि आखिर बीएलओ अपनी जान क्यों दे रहे हैं। क्या वाकई वहां पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कम समय है, क्योंकि 4 दिसंबर तक सबमिट करना है फॉर्म, इसीलिए यहाँ पर वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा है बीएलओ के ऊपर। इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था। अगली खबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी को समन दिया गया है। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में ये समन जारी किया गया। एंटी नारकोटिक्स सेल ने ये समन भेजा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं औरी, बॉलीवुड स्लैब्स के साथ देखे जाते हैं और 252 करोड़ के ड्रग्स केस में उन्हें समन जारी किया गया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से ये समन भेजा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। लाइमलाइट में रहने वाले औरी, जिनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, 252 करोड़ के ड्रग्स केस में अब समन भेजा गया है एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएनएन न्यूज़ के साथ।